हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है गुप्त काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी एग्ज़ाम में उसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गणित में प्रयोग की गई जाने वाली दशमलव पद्धति। तो एक दशमलव पद्धति है, एक जीरो की खोज है, तो वो किस काल से रिलेटेड है? तो वो है गुप्त काल। और गुप्त काल में भी किसने? तो ये आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति और जीरो की खोज की थी और इनकी पुस्तक है आर्यभट्टियम। और एक पुस्तक है इनकी सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत इनकी दो पुस्तक हैं। ठीक है, तो जीरो दशमलव की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। और ये गुप्त काल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री वैसे प्रभावती गुप्ता थी, जो इसमें ये सबसे गुप्त काल में सबसे इम्पॉर्टेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त। इनका जो विवाह हुआ था वो वाकाटक शासक से हुआ था। वाकाटक वंश में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो सर्वाधिक संख्या में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो गुप्त काल में। ठीक है, और इसी काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी जो है गुप्त काल में, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है वो भी जारी किए गए थे गुप्त काल में। लेकिन अगर सबसे पहले किसने अगर सोने के सिक्के जारी किए थे तो वो थे कुषाण शासक। कुषाण वंश ने जो है सबसे पहले उसके जो शासक थे विमखटविशस, उन्होंने जो है सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। ठीक है, और लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किसने जारी किए थे? तो वो गुप्त काल में, ठीक है, ये जारी किया गया था। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के भी जो है गुप्त काल में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है मेहरौली स्तंभ अभिलेख किसके समय से संबंधित है? तो ये जो है गुप्त काल से रिलेटेड है। महरौली स्तंभ अभिलेख जो कि कुतुब मीनार में अभी फ़िलहाल में स्थित है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तरापथ में इन्होंने 9 शासकों और जो दक्षिणापथ मतलब दक्षिणावर्त है उसके 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था, इसलिए जो है ये एक मतलब विजेता कहे जाते हैं। तो समुद्रगुप्त को इसीलिए विंसेंट जो वी.ए. स्मिथ थे उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, अगर समुद्रगुप्त के बारे में कहेंगे तो इन्हें संगीत प्रेमी कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता था। इसके अलावा जो है इन्होंने वीणा वादन करते हुए इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे। और इसके अलावा इनसे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रयाग प्रशस्ति। जो इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है वो जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी रचना जो है वो हरिसेन, जो इनके कवि थे वो हरिशेर ने इसकी रचना की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? तो जो फायान था वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके काल में आए थे, ये 4वीं शताब्दी के आसपास। अगला है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो जो महाराजा धीराज की उपाधि जो सर्वप्रथम जो धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, इसके अलावा विक्रम संवत किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है शक पर जब विजय की थी विक्रमादित्य ने, उस समय विक्रम संवत स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और जो शक संवत का जो कि हम फॉलो करते हैं वो 78 ईसा पूर्व में जो है कुषाण शासक कनिष्क ने जो है स्टार्ट किया था।
आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस कालखंड से संबंधित है? तो वो गुप्त काल से संबंधित है और ये गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर और छड़पड़क, कालिदास और जैसे कि वररुचि हो गए, वेताल भट्ट हो गए, ये लोग सब इनके जो 9 रत्नों में शामिल थे, गुप्त काल से संबंधित है। परम भागवत को स्वीकारोक्ति प्रदत्त करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो जो परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो समुद्रगुप्त ने, मतलब परम भागवत की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्न में से किसे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से रिलेटेड है कि इनके काल में फायान आए थे, और इसके अलावा जो है इनकी एक क्वेश्चन जो है इनकी बेटी थी प्रभावती गुप्त, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड है। 9 रत्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इनके काल में 9 रत्न थे, चाहे वो आर्यभट्ट हो, सबसे इम्पोर्टेंट कालिदास है, आर्यभट्ट हो गए, वेताल भट्ट हो गए, वररुचि, ये लोग जो है इनके काल में 9 रत्न थे। निम्नलिखित में किस वंश के शासक के समय कालिदास ने उन्नति की थी? तो कालिदास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 9 रत्नों में शामिल थे गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो श्रीगुप्त थे। एक बार जो है आप इनका क्रम देख लीजिएगा। श्रीगुप्त, जैसे कि श्रीगुप्त हैं, उसके बाद घटोत्कच कुछ वक्त के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए रामगुप्त आते हैं, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे ही इसके बाद में जो है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आते हैं, जो कि स्कंदगुप्त होड़ का जो आक्रमण हुआ था सब वगैरह। तो अभी जो हम क्वेश्चन PYQ पर फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान भारत में शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्यांक प्रणाली आविष्कृत हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी और ये हुई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, आर्यभट्ट ने की थी। निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था वो समुद्रगुप्त ने किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? वो है समुद्रगुप्त। अब इसमें ये थोड़ा सा असर्शन वाला क्वेश्चन है, जैसे गुप्त काल में शूद्रों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति थी। तो ये सही है, क्योंकि जब गुप्त काल आता है वहाँ पे जो है मतलब कि उनको मंदिरों के जो है वो, मतलब अंदर तो नहीं, लेकिन उनको मंदिरों के पास जाके और सुनने की अनुमति थी, पढ़ने की अनुमति उनको अभी भी नहीं दी गई थी। पर गुप्त काल में कुछ सुधार हुआ था और शूद्रों को जो है कुछ अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक ये भी था। अब इसके बाद जो इसका रीज़न दिया है, गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधरी, मुख्यतः कृषकों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो जब उनको अधिकार दिए गए तो उनकी स्थिति में कुछ सुधार आया था। जैसे इसके पहले वो जो बेगारी करते थे और उन्हें बेचा जाता था, खरीदा जाता था, तो वो कुछ जो है वो खेतों में काम करने लगे हैं, कुछ जो है कृषक बन गए, तो इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। तो ये कथन तो दोनों सही हैं, मतलब रीजन भी सही है, कथन भी सही है, बट ये मतलब कि उसका व्याख्या नहीं करती है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो A और R दोनों सत्य हैं तथा RA की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ये गुप्त काल से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप एक बार गुप्त काल को रीड कर जाइए। इसके अलावा जो भी मतलब और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपको एक टॉपिक तैयार करना है, तो गुप्त काल से कुछ क्वेश्चन मतलब आए हुए हैं, तो इसलिए आपको गुप्त काल पढ़ जाना है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।